इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सर्सी को आ जाता है गुस्सा और वो पहुंच जाती है ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास और उससे जाके गुस्से में पूछती है कि तुम मक्कारी के साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब उसको क्यों मार रहे हो। तो वहाँ पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल अपना मकसद बताते हुए बताता है कि अब उसको सिर्फ मक्कारी की नहीं बल्कि सर्सी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से वो उसकी पावर्स काफ़ी टाइम से इन्हेंस कर रहा था। और वहीं पे हमने दूसरी तरफ देखा कि गिलगामेश से जो है ड्रूग वगैरह मिलने के लिए आते हैं, लेकिन गिलगामेश का माइंड ऐसा वॉश किया होता है कि वो ड्रूग और लेगबा दोनों की इतनी बुरी हालत करता है कि वो लोग वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बोल के जाता है कि अब बाकी सबको बता देना जितने भी इटर्नल्स हैं कि मैं उन सब के लिए आ रहा हूँ। अब आगे मक्कारी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ड्रीम स्पेस के अंदर हम देखते हैं कि मक्कारी और ड्रीमिंग सेलेस्टियल खड़े होते हैं। तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे उसकी माइंड मेमोरी, मैं जो हूँ यहाँ पे हर किसी लाइफ फॉर्म की माइंड मेमोरीज और हर चीज़ को कैटलॉग कर रहा हूँ और देख सकूँ कि इन लोगों ने आज तक क्या क्या चीज़ें विटनेस करी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मक्कारी पूछता है क्या तुम सबको कर रहे हो एक साथ। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं पर हम देखते हैं कि वॉचर आगे खड़ा हुआ होता है। तो मक्कारी पूछता है क्या वो हमें देख सकता है। तो वो बोलता है कि हाँ। तो मक्कारी पूछता है कि ये हमें क्यों देख सकता है, मतलब ये यहाँ पे क्यों है। तो बताता है कि ये वॉचर है, इसका फंक्शन ही यही है कि ये सिर्फ विटनेस, ऑब्जर्व और सी करता है। लेकिन जब ये एक्टिवेट हुआ था तब इसका फंक्शन कुछ और था, इसका डिज़ाइन कुछ और था, लेकिन उसके बाद से इसने ये ठान ली थी कि अब ये किसी भी ह्यूमन एक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये वॉचर जो है ये डिफेक्टिव है और मुझे इसकी खबर फुलक्रम को देनी होगी जब मेरा ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। तो मक्कारी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस बात से वो खुश है। तो बोलता है कि हाँ वो क्यों खुश होगा, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा इस बात से। और मैंने अभी भी डिटेक्ट करा है कि एक स्काउट एजेंट होर्ड का वो तुम्हारी अर्थ पे है बगैर हमारी नॉलेज के। तो मक्कारी एकदम बोलता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बोलता है कि हाँ मैंने पहले भी डिटेक्शन करी थी कि कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे तंग कर रही है, लेकिन मेरा टास्क जो था वो कुछ और था, तो इसलिए ये मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। तो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है कि तुम स्पेस में घूम रहे हो, हर एक चीज़ को स्कैन कर रहे हो, तो ये होर्ड बहुत छोटी मोटी चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात थोड़ी ना होगी। तो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे समझते हो, मेरी बात पे अग्री करते हो। तो बोलता है कि हाँ श्योर, ये सारा मेरा काम है ना, मैं समझ गया हूँ कि मुझे उसको ढूंढना होगा। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है कि वो स्काउट एजेंट जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए इससे पहले कि वो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होर्ड तक पहुँचा दे। तो मक्कारी पूछता है ठीक है चलो ये तो बताओ कि ये स्काउट जो हैं आखिरकार दिखते किस तरह के हैं। तो बोलता है कि ये स्काउट जो होते हैं ये एक किस्म का प्रोटोसेंटिएंट स्पोर होता है जो कि किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर घुस सकते हैं और उसको अपना होस्ट बना सकते हैं और उसके ज़रिए वो अपने बायोनेक्सिस और बायोकॉर्टेक्स बना लेते हैं। उसके बाद वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है वो उसको होर्ड तक पहुँचाता है। ये एक किस्म का हाइव माइंड है। तो मक्कारी बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, मतलब ये चीज़ जो है ज़्यादातर ह्यूमन होस्ट को ही ढूंढती होंगी ताकि उसके ज़रिए वो हर चीज़ को जल्द से जल्द पता लगा सकें। और इसी तरह मोलम्बिया के अंदर देखते हैं कि जॉय जो कि थीना का बेटा होता है वो अभी इनके कंप्यूटर्स के अंदर ही घुसा हुआ होता है। तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया है और उसकी लोकेशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है सर्सी भी अपने कंप्यूटर्स में देख रही थी कि हमने देखा था कि थोड़े टाइम पहले देख रही थी कि एक और दूसरी सोर्स कहाँ से आ रही है सिग्नल की। तो जब वो सिग्नल को कंफर्म करने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि ये सिग्नल जो है इनके अपने यानी कि अपने ही बेस से आ रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ज़ूरस आते हैं और बोलते हैं कि सर्सी यहाँ हूँ मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं समझ रहा था कि तुम शायद मक्कारी के पास होगी। तो सर्सी बोलती कि नहीं ज़ूरस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी किस्म की रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर सर्सी ज़ूरस को बताती है कि मैं काफ़ी टाइम से जो हूँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वेवलेंथ पर नज़र रखने की कोशिश कर रही हूँ जो डीप स्पेस के अंदर है, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरी करती है कि इसके ऊपर फिक्स लुक रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्कैन के मुताबिक ये जो है हमारी बेस के अंदर से ही आ रही है। हम यहाँ से ब्राज़ील के अंदर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर देखते हैं लेगबा और ड्रूग बहुत बुरी हालत में पड़े होते हैं और तो ब्राज़ीलियन लोग जो आगे हैं उनको चेक करने की, उनको उठाने की कोशिश वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर ड्रूग जो होता है वो उन दोनों का गला पकड़ता है और उन लोगों को मार डालता है। और वहीं पर हम जर्मनी के अंदर देखते हैं कारिस और थीना वहाँ से निकल रहे होते हैं और बोलता है कारिस कि ये जो था बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। तो थीना बोलती है कारिस अभी नहीं, फिर कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी तुम चुप कर जाओ। तो कारिस बोलता है देखो हमने तुम्हारा अंदाज़ अपना के देख लिया, ये काम नहीं करा है। तो थीना बोलती है कि ये काम करेगा, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। तो कारिस बोलता है कि एग्जैक्टली यही वो एक चीज़ है जो हमारे पास अभी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त हम बिल्कुल ब्रेक ऑफ वार पे खड़े हुए हैं, हमें जो है जल्द से जल्द दूसरों को अपनी तरफ करना ही होगा। तो थीना बोलती है कि हाँ मैं बात ये जानती हूँ। तो कारिस बोलता है कि अच्छी बात है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो उसके साथ ये दिमाग के खेल खेलना बंद करो फेस्टोस के साथ कि वो अपने अंदर का इटर्नल कब पहचानेगा।
तो वहीं पर थीना बोलती है देखो मुझे पता है कि इस तरह से करना है, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से उसको समझाना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि इसको बीच समंदर में फेंक दूँ और बोलूँ कि तुम तैरना सीख जाओ। ये इस तरह से काम नहीं करता है, हमें कम से कम कैजुअलिटीज़ को ध्यान में रखना है, हमें देखना है कि किस तरह से ये सब काम करेगा। क्योंकि अगर हमने जल्दबाजी करी तो हो सकता है वो किसी किस्म के नाइटमेयर में चले जाएं और उसमें 3-4 हफ्ते भी निकल सकते हैं और वो वक्त हमारा फिर वैसे ही बर्बाद होना है। और वहीं अचानक देखते हैं थीना का फ़ोन आ जाता है तो कायरिस बोलता है कि तुम्हारी रिंगटोन ने तुम्हें आज बचा लिया। तुम्हें पे थीना बोलती है क्या तुम प्लीज़ खामोश करोगे, हेलो। तुम्हें मक्कारी बोलता है कि थीना तुम्हें इस वक्त अभी इसी वक्त टेलीपोर्ट होकर ओलंपिया आना होगा। तो वो बोलती है कि किस लिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो जोई है वो एक होर्ड का मोल है, मतलब वो हमारे ऊपर नज़र रखा हुआ है इतने वक्त से। तो थीना घबराते हुए बोलती है कि जोई ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ 5 साल का है। तो कारिस पूछ रहा होता है कि क्या हुआ मुझे भी तो बताओ। तो बोलता है कि हाँ वो सिर्फ 5 साल का है लेकिन उसके अंदर एक सिम्बियोंट है जो कि उसकी बॉडी को होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता था अभी इस वक्त वहाँ पे फ़ौरन टेलीपोर्ट होकर आ सकता था, लेकिन मुझे क्योंकि ड्रीमिंग सेलेस्टियल से बात करनी होती है तो मैं अपनी एनर्जीज इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर निकलना पड़ेगा और अपने बच्चे को उन सबसे यानी जितने भी टनल है उन सबसे अलग करो अभी इसी वक्त। और इस तरह हम देखते हैं कारिस पूछता है कि थीना क्या तुम कुछ बताओगी मुझे, लेकिन थीना बोलती है कि नहीं मुझे बस यहाँ से जाना होगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाती है। तो वहाँ पे पुलिस वाला आता है और बोलता है कि सर कोई प्रॉब्लम है। तो कारिस बोलता है कि हाँ आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो मुझे गाड़ी की चाबियाँ देना भूल गई है। और वहीं पे वहाँ पे ड्रू गुस्से से पागल हो रहा होता है और बोलता है कि ये सारे काम ज़रूर कारिस के ही होंगे, उसी ने ही उसको बोला होगा गिलगामेश को कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। वो चाहता था कि वो हम लोगों को हमारे घर से बाहर निकाले और हमारी ये हालत करे, लेकिन जिस तरह से उसने गिलगामेश का दिमाग साफ करा है ये तो मेरे उससे उम्मीद नहीं रखता था कि वो कभी इतना गिर भी सकता है। और वहीं पे लेग बाई एक आदमी के पास बैठ के बोल क्या तुमने इस आदमी को बिल्कुल उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। तो बोलता है कि हाँ उसने मेरे जूते चुराने की कोशिश करी थी। और वहीं पर हम देखते हैं जॉय जो है वो बैठ के कंप्यूटर्स पर ध्यान रख रहा होता है, लेकिन जैसे ही पीछे से कोई आता है प्रॉक्सिमिटी अलर्ट कर सिग्नल मिल जाता है और वो फ़ौरन से सही होकर बैठ जाता है। और सूरज पूछते हैं कि जॉय आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो सरसी बोलती है कि ये जो है एक फुल स्कैन कंडक्ट कर रहा था, ये हमारे सारे ऑफेंसिव डिफेंसिव चीज़ों को देख रहा था, हमारी आर्मरीज को, हमारे वेपन्स को, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी वल्नरेबिलिटीज़। ये एक स्पाई है सूरज, ये सिर्फ एक स्पाई है। तो सूरज बोलते हैं कि नहीं ये बात तुम्हारी बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ एक बच्चा ही है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसके ये राज खुल जाता है तो उसके अंदर कंप्यूटर उसको बोलता है अब तुम सेल्फ न्यूरल लिक्विफिकेशन में जा रहे हो, वो भी सिर्फ 15 सेकंड के अंदर। और इस तरह हम देखते हैं जब जैसे 15 सेकंड काउंटडाउन हो रहे होते हैं तो अचानक जो है उसकी बॉडी के अंदर से झटके लगना शुरू होते हैं, मतलब वो होस्ट उसकी बॉडी को छोड़ कर चले जाता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वहीं पर थीना भागते हुए आती है कि फादर फादर, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सूरज रो रहे होते हैं, मतलब जॉय जो है वो मर चुका होता है। और थीना चिल्लाते हुए बोलती है कि फादर आपने आखिरकार इसके साथ क्या करा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं मक्कारी जो है वो भी अंटार्कटिका पहुंच गया होता है अपनी फुल स्पीड के साथ, और वो सरसी को बोल रहा होता है कि सरसी तुम कहाँ हो, तुम कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। लेकिन इतनी देर में अचानक हम देखते हैं कि मक्कारी को वो चीज़ आगे हिट करती है और वो क्योंकि वो अपनी इतनी फास्ट स्पीड के अंदर होता है उसका बैलेंस टोटली बिगड़ जाता है और वो जाके एक पहाड़ी के अंदर घुसता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको मारने के लिए गिलगामेश आ गया होता है और वो बोलता है कि बिट्रेयर तुमने जो गद्दारी करी है उसके लिए आज तुम सज़ा भुगतोगे। और हम देखते हैं गिलगामेश उसकी एक नहीं सुन रहा होता, उसको पहले टांगों से पूछलता है, उसके बाद हाथों से कूटता है, उसके बाद उसको अपने ऊपर उठाता है और मक्कारी की कमर तोड़ देता है और उसको बहुत ज़ख्मी हालत में वहाँ पे फेंक के चले जाता है और बोलता है कि ये काफ़ी है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर एजेक आता है और बोलता है कि आउच ये तो बहुत हर्ट किया होगा तुम्हें। और दूसरी तरफ सरसी वो मक्कारी को ढूंढ रही होती है और बोलती है कि मक्कारी आखिरकार तुम हो कहाँ, रिस्पॉन्ड तो करो मक्कारी, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इस वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, हर चीज़ बिखरती जा रही है, तुम आखिरकार हो कहाँ। और वहीं पे थीना जो है अकेले बैठी होती है, अफसोस कर रही होती है और सूरज आके बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन थीना बोलती है कि आप मुझे छूने की हिम्मत नहीं करिएगा। और वहीं पे एजेक मक्कारी से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है सेलेस्टियल की खिदमत में बिता दी, मैं एजेक था, मैं द चूजन वन एजेक था, उनका मैसेंजर, जबकि तुम तो सिर्फ यहाँ से वहाँ भागा करते थे अपनी पावर और स्पीड के साथ, लेकिन मैंने उनको स्टडी किया है, मैंने उनको वर्शिप करा है, मैंने उनको अपना खुदा माना था, मैंने अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया था उनके लिए, और अब ये तुम्हारी बारी है। और इस तरह हम देखते हैं एजेक जो है अपनी पावर इस्तेमाल करता है, मतलब हीट विजन इस्तेमाल करता है और वो मक्कारी को वहाँ पे जान से मार देता है। और वहीं पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कनेक्शन विद माई होस्ट मक्कारी इज टर्मिनेटेड। और हम देखते हैं जैसे ही मक्कारी मरता है अब ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास कोई बात करने के लिए बचता नहीं है जिससे वो कनेक्ट हो सके, तो वो सॉन्ग इनिशिएट कर देता है जिसकी उसने पहले बात करी थी कि अगर मैं अपने प्लान में फेल हो गया तो मैं एक ऐसा सॉन्ग इनिशिएट कर दूंगा जिससे हर कोई कॉमा जैसी सिचुएशन में चले जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं इनिशिएट कर रहा होता है और उसमें से जो है अजीब व गरीब अल्फाज आ रहे होते हैं, एक किस्म का गाना होता है वो। और इस तरह हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस किया, न्यूयॉर्क किया, लंदन किया, पेरिस किया,
इंडिया क्या, ताजमहल क्या, चाइना क्या, हर जगह ये गाना चलना शुरू हो जाता है और वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब ऐसी हालत में चले जाते हैं कि ना वो हिल पा रहे होते हैं ना ही कुछ कर पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं इस तरह एजेक जो है वहाँ पे मक्कारी का काम तमाम कर देता है और वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें दूर से ड्रूक और लेग्बा भी देख रहे होते हैं। और ड्रूक बोलता है कि ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।